हेलो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, साथ में हमें भी सलामत रखे। आप सभी की अल्लाह कामयाबी, सभी को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। चलिए शुरू करते हैं भैया, बिना किसी देरी के। आज स्टार्ट करते हैं फिर सॉल्यूशन। चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। चालू व्यवसाय की अवधारणा जो है भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि चालू अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार जो है व्यवसाय का जीवन काल जो है वो एक लंबी समय तक चलता रहेगा। ठीक है, निश्चित काल तक चलता रहेगा। इस अवधारणा के अनुसार यह मान लिया जाता है कि भविष्य में जो दीर्घकालीन, ठीक है, चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्थायी संपत्तियां हैं, उनका लेखा जो है बाजार मूल्य पे ना करके उनके लागत मूल्य पर करते हैं और बाजार मूल्य को ध्यान में नहीं रखते। इस पर ह्रास लगाना चाहिए और ह्रास लगाने के बाद ह्रास को उनकी लागत में से घटा करके दिखाना चाहिए। ठीक है, तो उसके जो प्रयोग में आने वाला जीवन काल है उसमें उस पर ह्रास लगाया जाना चाहिए। तो इसका जो है आपका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, पूर्वदत्त बीमा खाता एक संपत्ति है भैया, ये एक व्यक्तिगत खाता है और चालू संपत्ति में काउंट होता है भैया। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है। तो जब ग्राहक द्वारा माल वापस किया जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी कहते हैं। और ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा ग्राहक के खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है और सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया जाता है। और इसके लिए जो है भैया एक नोट तैयार करता है जिसे क्रेडिट नोट कहते हैं, विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट नोट। हाँ, आगे देखिएगा, पासबुक तथा रोकड़ बही के शेषों में अंतर होगा यदि। तो पासबुक और रोकड़ बही के शेषों में अंतर होने का कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपने बैंक में चेक जमा होने भेजे, बैंक में जमा नहीं हुए, बैंक से आपने चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक से उसका भुगतान नहीं हुआ, किसी ग्राहक ने सीधे सीधे बैंक खाते में जा कर के जमा कर दिए। अब इसके अलावा भैया कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बैंक अपने चार्जेस अप्लाई कर देता है, बैंक कई तरीके के चार्जेस लगा देता है जिसकी सूचना व्यापारी को नहीं होती। विभिन्न कारण हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कौन से अंतर के कारण होगा यदि। संग्रह हेतु चेक जमा की धनराशि बैंकों में जमा कर दी गई हो, यानी कि आपने जमा कर दी और बैंक ने भी जमा कर दी तो कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्यापारी द्वारा लिखे गए सभी चेकों का भुगतान बैंक में कर दिया, ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बैंक द्वारा बैंक शुल्क लिया गया परंतु वही में प्रविष्टि नहीं हुई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है नहीं, यही कारण बन जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ये कारण आपका सी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, ग्राहक के लौटे हुए अनादृत चेकों की प्रविष्टि होगी। एक ग्राहक के लौटे हुए अनादृत चेक की प्रविष्टि जो होगी, ग्राहक के द्वारा जो चेक अनादृत चेक है उसकी प्रविष्टि जो होगी 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में होगी, यानी कि बैंक खाने में इसका लेखा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी 2 कॉलम फेसबुक भी होती है जिसमें एक खाना कैश बुक का और एक बैंक का होता है, तो बैंक के खाने में होगी। ओके, याद रखना। माल भेजने की व्यवस्था किस विभाग द्वारा की जाती है? तो माल भेजना जो है वो एक प्रेषण विभाग द्वारा कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेषण विभाग के द्वारा। ये जो काम होता है ये प्रेषण विभाग का होता है,
भेजने का काम। हाँ, पुस्त पालन का क्या अर्थ है? तो पुस्त पालन यानी कि पुस्त पालन का मतलब हो गया आरंभिक पुस्तकों में लेखा करना, यानी जर्नल में लिखना, सब्सिडायरी बुक्स में लिखना, ये सब जो है पुस्त पालन के अंग होते हैं भैया। ठीक है, तो पुस्त पालन का मतलब हो गया प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लागत अंकेक्षण अनिवार्य है। तो लागत अंकेक्षण जो विनिर्माण कंपनियां होती हैं उनके लिए अनिवार्य होता है। भारत में प्रत्येक विनिर्माण खनन कार्यों में लगी कंपनी एक सर्विस सेक्टर के व्यवसायों को लागत अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। लागत अंकेक्षण के माध्यम से कंपनियां अपने लागत लेखों को सटीकता से जांच कर सकती हैं और सरकार इसकी यूजर्स होती है, सरकार इससे टैक्स वसूलती है इन्हीं के आधार पर। ठीक है, सरकार लागत अंकेक्षण का जो है कराती है। ठीक है भैया। रिक्तीकरण शब्द, तो रिक्तीकरण का मतलब होता है डिप्लेशन, मतलब कि क्षरण हो जाना। यदि कोई प्राकृतिक वस्तु का परिणाम जो समय समय के साथ घटता जाता है उसे रिक्तीकरण कहते हैं भैया। ठीक है, तो समय समय पर जैसे जैसे क्षरण होता चला जाता है उसे हम नाशवान वस्तु कहते हैं। एक टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। मूल्यह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष, तो मूल्यह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष जो होता है वो सामान्य संचय में चला जाता है। इससे हम सामान्य संचय में डाल देते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थिति का निर्धारण, तो भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण एक कानून के द्वारा होता है, एक विधान के अंतर्गत होता है, और ऐसी प्रत्येक संस्था जिसका निर्माण किसी विधान के अंतर्गत हो, ठीक है, उसे एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। ठीक, प्रोफेसर हेने का कथन है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, याद रखना ये बात। वह विवरण जिसमें एक निर्धारित तिथि को विविध खातों का शेष दर्शाते हैं, तो भैया उसे तलपट कहते हैं, क्योंकि तलपट जो है विभिन्न खातों के शेषों से तैयार होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? तो मैंने बताया था आपको, ऐसी अशुद्धियाँ जो तलपट को प्रभावित करती हैं एक पक्षीय त्रुटि होती हैं। एक पक्षीय त्रुटि से मतलब होता है, इनकी पहचान होती है कि खाता बही में खतौनी करते समय एक सौदे के किसी एक खाते के में तो पोस्टिंग हो गई, दूसरे में पोस्टिंग होने से छूट गई। और दूसरा चीज़ होती है सब्सिडायरी बुक्स का योग कम या ज़्यादा लग जाना, शेष का आगे गलत शेष आगे ले जाना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक पक्षीय त्रुटि में आती है भैया। और एक पक्षीय त्रुटि अगर तलपट बनाने से पहले पता चल जाती है तो वहीं पर उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं। और अगर तलपट बनाने के बाद पता चलता है तो अंतर की राशि को सस्पेंस में डाल दिया जाता है। और जैसे जैसे हमें समस्याओं का, गलतियों का, त्रुटियों का पता चलता जाता है, हम उन्हें सस्पेंस अकाउंट से सुधार का लेखा करते चले जाते हैं। तो पी से प्राप्त 1200 रुपये का प्राप्य विपत्र की प्रविष्टि देय विपत्र दैनिक पुस्तक में 2100 रुपये से की गई। यानी कि 1200 रुपये से प्राप्त प्राप्य विपत्र की प्रविष्टि देय विपत्र दैनिक पुस्तक में 2100 रुपये में की गई। तो ये जो है भैया एक दोहरी अशुद्धि हो गई, दो डबल साइडेड एरर हो गई। आगे देखिएगा,
एक दिवालिया देनदार की संपत्ति से प्राप्त 3,000 रुपये उसके खाते में क्रेडिट कर दिए गए, जबकि गत वर्ष में ही इसे अपलिखित कर दिया गया था। तो एक करदार दिवालिया व्यक्ति था, उससे 300 रुपये प्राप्त हुए। तो हमें करना था क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट अकाउंट, क्योंकि हम पहले ही उसे कर चुका है, लेकिन हमने करा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये दो पक्षीय त्रुटि हो गई। ठीक, आगे देखिएगा, देनदारों को दिए 800 रुपये की सूची में शामिल करने से छूट गए। तो एक देनदार को दिए गए 800 रुपये के देनदारों की सूची में शामिल करने से छूट गए, यानी कि देनदार के खाते में हमने उसकी एंट्री करना भूल गए, छूट खाते में उसको एंट्री कर दी हमने। तो ऐसे में क्या होगा, देनदारों में जो सूची में हमने शामिल कर रहा, तो देनदारों पर इसका फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, केवल इससे एक ही खाता प्रभावित होगा, देनदार का खाता। आगे देखिए, एक मशीन 1 जनवरी 1994 को 10,000 रुपये खरीदी। इसका अनुमानित कार्यशील जीवन 4 वर्ष है। इस वर्ष अंक योग विधि के अंतर्गत काटा जाता है। तो असल में क्या है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है कि संपत्ति का जो जीवन काल है वो 10 वर्ष है, इसका अनुमानित जीवन काल 4 वर्ष है। ह्रास वर्ष अंक योग विधि से निकाला जाता है। तो योग विधि का मतलब हो गया 4 साल है तो 4, 3, 2, 1, उल्टे क्रम में इनको जोड़ लो सबको। कितना होगा, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 1 का मतलब हो गया 10। अब 10 को 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। पहले साल का 4/10, दूसरे साल का 3/10, तीसरे साल का जो है 2/10 और चौथे साल का 1/10 निकलेगा। ठीक, हमसे कौन से साल का पूछा ये देख लो, बस ये रेशियो निकालना। ठीक है, 30 जून 1996 को बेकार हो गई और उसे 1,000 रुपये में बेच दिया। तो कब यह खरीदी थी, 94 में। तो 94, 95, ठीक है, 96, तीसरे साल में संपत्ति को बेच दिया गया। संपत्ति कर तीसरे साल में जो डेप लगेगा 10,000 का 2/10, 1,000 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 1,000। तो कुल मिला के 4,000, 3,000, 1,000 कितने हुआ, 8,000। तो संपत्ति का मूल्य 2,000 तो रह गया, बेच दिया हमने 1,000 रुपये में, तो 1,000 रुपये का हमारा लॉस हो गया। यह हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, विक्रय बराबर होता है। तो विक्रय का मतलब क्या होता है भैया, बिक्री की मतलब होता है विक्रित माल की लागत प्लस सकल लाभ। विक्रित माल में अगर सकल लाभ जोड़ दो तो बिक्री आ जाती है ना। आगे देखिएगा, यदि सकल लाभ हानि बिक्री का 1/4 तथा बेचे गए माल की लागत 3,60,000 हो तो विक्रय की राशि क्या होगी। तो सीधी सी बात है, विक्रय का 1/4 है। विक्रय का कितना है, 1/4 है। तो लागत का जो होगा वो क्या होगा, 1/4 + 1 कितना हो जाएगा, 1/4 + 1 यानी 105 हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अब 1/5 1 में से घटा दो तो 4 कितना आएगा, 4/5। 3,60,000 का 4/5 कर दो तो ये 2,88,000 आंसर आ जाएगा।
आगे बात करते हैं भैया। निम्नलिखित समय से पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000 अतत वेतन, 20,000 पूर्वदत्त बीमा और 26,000 उक्त समय योजना के पश्चात लाभ होगा। हमें बताना पहले का, तो पहले का बताने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री कर देते हैं। जो रिवर्स एंट्री होती हैं उन पर पहुंच जाते हैं, यानी अदत्त व्यय जो होते हैं वो जुड़ते हैं तो यहाँ हम माइनस कर देंगे, और पूर्वदत्त जो है माइनस होते हैं तो इन्हें प्लस कर देंगे। तो हमारा जो 3,60,000 उसमें 20,000 प्लस कर दो और 26,000 माइनस कर दो, ठीक है। वो सॉरी 26,000 पूर्वदत्त है और 20,000 अदत्त है, तो 26 जोड़ दो 20 माइनस कर दो तो 3,66,000 आ जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित दायित्वों को कंपनी के चिट्ठे के क्रम अनुसार सुव्यवस्थित करना भैया। तो चिट्ठे में सुव्यवस्थित करने के लिए बैंक अधिविकर्ष, ठीक है, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ऋण, अंश पूंजी, करारोपण के लिए प्रावधान। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास अंश पूंजी आती है भैया। अंश पूंजी के बाद में फिर बैंक ऋण आते हैं। बैंक ऋण के बाद में भैया करों के लिए प्रावधान आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जिसे कहते हैं। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर बिल पीपी, फिर क्रेडिट, ठीक है। ये तुम्हारा क्रम डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि लघु कार्य खाते की बची हुई राशि दिखाई जाती है। तो लघु कार्य राशि का मतलब होता है एक एडवांस पेमेंट, जो कि जिसको अगर टाइम पूरा हो जाता है तो लाभानी में डाल देते हो, और अगर टाइम पूरा नहीं हुआ, उसको अभी अप्लिकेट करने का अधिकार बाकी है, तो उसे हम संपत्ति के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति के रूप में दिखाते हैं भैया। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में एक चालू संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। आगे, अगर 1 साल में वापस करना तो, और कई साल में करना है तो फिर अन्य अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, ठीक है। फिक्टिशियस होता है असल में एक तरह से। आगे देखते हैं भैया, दिवालिया लेखों में सूची का संबंध किससे है। ये थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिवालिया लेखों में सूची ई का संबंध, सूची ई का संबंध किससे है। तो सूची ई जो है वो संपत्तियों से है, ऐसी संपत्तियां जो कहीं गिरवी नहीं पड़ी है भैया, जो कहीं गिरवी नहीं पड़ी हैं उन संपत्तियों से है। ये कह रहे हैं 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2015 तक बिक्री 32 लाख, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2015 तक 21 लाख, और भैया 31 दिसंबर 2014 से हस्तगत रोकड़ 5,90,000। पिछले 5 वर्षों के लिए सकल लाभ विक्रय पर 30% है। बचा हुआ स्टॉक 75,000 पर मूल्यांकित किया गया। स्टॉक की हानि के लिए दावे की रकम क्या होगी, ठीक है। दावे की रकम क्या होगी ये बताना भैया। तो बचा हुआ स्टॉक कितना है भाई, बचा हुआ स्टॉक जो है वो कितना है, बचा हुआ स्टॉक हमारा कितना है, 75,000 का, ठीक है। बचा हुआ स्टॉक है हमारा 75,000 का, ठीक।
अब बात आती है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था भैया टोटल, उसकी परसेंटेज निकालनी है हमें नहीं, तो दावे की रकम क्या होगी नहीं। तो इसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक टू में आ जाएगा, टू, ठीक है, टू परचेज आ जाएगा और टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, बाई सेल्स आ जाएगी। तो आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 5,90,000 और जो क्रय है वो 21 लाख यानी 26,90,000। ग्रॉस प्रॉफिट 30% सेल्स का है यानी कि 32 लाख का, ठीक है, 32 लाख का 30%, 9,60,000, ये हो जाएगा हमारा 36,50,000। 32 लाख घटा दो तो 4,50,000 आ जाएगा। 4,50,000 में से 75,000 घटा दो तो 3,75,000 का क्लेम आएगा। आगे देखिए जीएसटी कैसा करारोपण है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ए और बी दोनों के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, ठीक है भैया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। तो भारतीय कंपनियों के लिए जो है आंतरिक अंकेक्षण कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। संस्था के कर्मचारियों द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच को आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम बात करते हैं एक कंपनी के अंकेक्षण की, ना कि सरकारी अंकेक्षण की बात कर रहे हैं। तो कंपनी का अंकेक्षण जो है क्या है कि बेटा आंतरिक अंकेक्षण कराना एक कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। संस्था के कर्मचारियों द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच को आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। जो आंतरिक जांच की जाती है उसे ही आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 24 का ए। आंतरिक इंटरनल ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है भैया। आगे देखिए भारतीय लेखा मानक 10 का संबंध। तो भारतीय लेखा मानक 10 का जो संबंध है वो स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित है भैया। स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से आगे देखिए भैया,
अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाले अंतर्नियम अवधारणा क्या है? तो अनुमानित हानि की तत्काल पहचान करना मतलब, तो ये सीधी सी बात है, ये आपके विवेक का मसला हो गया, मैटेरियलिटी हो गई, वही सॉरी, ये हमारा डिस्क्रिएशन हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, एक व्यापारी पुस्तकों का संपूर्ण सेट नहीं रखता और निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। तो 27वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक पूंजी में से आहरण घटा दो और पूंजी घटा दो, जो बचेगा वो पूंजी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 10,000 में माइनस करेंगे आहरण, 500 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 30,000, 3,000 घटा के 7,000 बचेंगे। इसमें से फिर प्लस करेंगे, अतिरिक्त पूंजी कितनी लगाइए, 2,000 रुपये, वो प्लस करके 9,000 हो गए, तो कुल पूंजी हमारी 9,000 रुपये हो गई। ठीक, 9,000 में से हमने कितने दे दिए उसको, 9,000 में से कितने दे दिए, पढ़ो इसे, 9,000 में से कितने दे दिए, एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में से जून को व्यापार प्रारंभ किया और 6 महीने के दौरान 500 रुपये प्रति माह की दर से आहरण किया। ठीक है, तो 500 रुपये प्रति माह की, अच्छा क्वेश्चन 26 रह गया, अभी 26 का डी हो जाएगा बेटा, तो बता दिया डिस्क्रिप्शन। 26 ये चल रहा, 27 में ये बताना है कि 31 दिसंबर को उसकी कुल संपत्तियां 23,700 की थी, तो देनदार उस तिथि को 3,000 रुपये के तथा अदत्त वे 500 रुपये के थे। ठीक है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा? तो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हम रिवर्स गेट डाल देंगे, पूंजी निकाल लेते हैं पहले। क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। प्रारंभिक पूंजी हमारी जो थी 10,000 थी, 500 गुणा 6 करके 6 महीने तक उसने ड्राइंग किया, तो 3,000 रुपये का ड्राइंग हो गया। ठीक, घटाकर कितना हो गया, 7,000, अतिरिक्त पूंजी आ गई 7,000 में से अतिरिक्त पूंजी 2,000 लगाए तो 9,000 हो गए। अब हमारी कुल पूंजी जो है वो 9,000 रुपये होनी चाहिए। तो एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी 23,700 प्लस 23,700 बराबर क्रेडिटर प्लस कैपिटल, क्रेडिटर प्लस कैपिटल करेंगे। अब क्रेडिटर प्लस कैपिटल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 23,700 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 900, 3,000 तो क्या हो गया भैया, ड्राइंग हो गया 3,000 का। ठीक है, आगे देखिएगा, 500 रुपये प्रतिमा के हिसाब से आहरण किया 5, तो ये क्या हो जाएगा भैया, 27,000 बराबर 3,000 प्लस 500 प्लस 900, तो कितना हो जाएगा भैया, 3,500 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12,500। 12,500 में से इसे घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट 22,000। 23,700 में से 12,500 घटा दो तो 11,200 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, 11,200 रुपये। ₹11,200।
आगे देखिएगा, रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष, रोकड़ पुस्तक का क्रेडिट शेष, ठीक है, 1500 रुपये, 400 रुपये के चेक जमा होने भेजे तो क्रेडिट शेष है, तो इसलिए 400 रुपये प्लस हो जाएंगे। जरा सुन लेना ध्यान से, प्लस और माइनस के जो है ना वो चिन्ह थोड़ा सा बदल जाते हैं जब ओवर ड्राफ्ट की कंडीशन आती है, तो नियम वही अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस वाला ही, ठीक है। वो बात अलग है कि जो प्लस है वो माइनस में जाएगा, ठीक है। जैसे हमने चेक दिया लेकिन बैंक में नहीं गया, तो बैंक में कर्ज कम नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, है नहीं, और हमने ज़्यादा कर रखा है, तो वो फिर माइनस का पॉइंट, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाते हैं, यानी कि 400 जो है माइनस वाले कॉलम में आ जाएंगे। और बैंक ने जो है 275 रुपये पासबुक में डेबिट कर दिए, तो ये हमें नहीं पता, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। कुल मिला करके 19,000 में से 275 घटा दो, ठीक है। 19,000 में से 275 घटा दो, तो ये 1625 रुपये इसका आंसर हो जाएगा भैया। ये देख लेना क्रेडिट है या डेबिट है, डेबिट है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के अंकेक्षक को केवल बैठक में भाग लेने का अधिकार है भैया। खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसे केवल कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार है, बैठक में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। सम्मिलित होने वाले अंशों का अधिकार, सम्मिलित होने वाले अधिकार अंशों का अधिकार, जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है, कंपनी अधिनियम की धारा 231 के अनुसार एक कंपनी अंकेक्षक को साधारण सभा के बारे में नोटिस प्राप्त करने तथा सभा में उपस्थित होने का एक सदस्य जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन सदस्य का, ठीक है, हाँ, लेकिन जो है सदस्य का जो है क्या होगा इसमें देखो भैया, सदस्य जो है अपना प्रोक्सीमा शामिल करेगा, तो वो सिर्फ बैठक ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। आगे देखिएगा, एक कंपनी अंकेक्षक का एक समय पर कितनी कंपनियों को अंकेक्षण, तो 20 कंपनियों से ज़्यादा कर ही नहीं सकता बेटा, एक समय में 20 से अधिक कंपनियों का कर ही नहीं सकता। आगे देखेंगे, जब शाखा उधार खाता माल बेचती है, जब शाखा उधार माल खाता बेचती है तो कौन सा खाता खोला जाता है? जब शाखा उधार खाता माल खाता बेचती है तो कौन सा खाता होता है भैया? उधार माल बेचना पर क्या होता है भैया? शाखा देनदार खाता खोला जाता है भैया।
31 का आएगा आपका कि भैया एक अंकेक्षक एक समय में 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी साझेदारी फर्म है जिसके सभी साझेदार अंकेक्षक हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 फर्म का एक समय में अंकेक्षण कर सकती है। आगे देखिए, जब शाखा उधार माल बेचती है तो कौन सा खाता खोला जाता है? तो जब शाखा उधार माल बेचती है, ठीक है, उधार माल बेचती है तो शाखा कौन सा खाता खोलती है भैया? तो ये आपका शाखा खाता को माल खाता जो है ये उधार पद्धति के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। ओके, हाँ, ये जब हम देनदार एवं स्टॉक विधि का लेखा करते हैं। ओके, संपूर्ण माल जब्त होने पर क्रेता द्वारा प्रविष्टि की जाती है। जब संपूर्ण माल क्रेडिट हो जाता है तो क्या होता है? हायर वेंडर डेबिट हो जाता है और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया, कर देयता निर्धारित करने को कहते हैं। कर देयता निर्धारित करने को क्या कहते हैं भैया? तो कर निर्धारण कहते हैं कर देयता निर्धारित करने को। ठीक है, कर का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता। तो लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता ग्राहक, कर्मचारी, ऋणदाता ये सब होते हैं, जबकि प्रबंधक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं। ठीक है, ऋणदाता, तो ये डी हो जाएगा सभी जो है। क्वेश्चन गलत है बेटा, चलिए इसे गलत, इसे छोड़ दीजिए आप इसे क्वेश्चन को। हाँ, कर्मचारी, ऋणदाता जो क्रेडिटर्स होते हैं असल में सप्लायर एक्सटर्नलिटीज होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ एक्सटर्नलिटीज नहीं होते हैं, तो इंटरनल होते हैं। ये गलत है क्वेश्चन, इसलिए इसको सभी लगा दो। एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाना, तो ये असल में सी हो जाएगा, पूंजीगत व्यय हो जाएगा। ये इसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं भैया। आगे देखिए, किसी व्यवसाय की आय क्षमता बढ़ाने के लिए, आय की क्षमता बढ़ाने के लिए जो खर्च करोगे आप वो आपका पूंजीगत व्यय होगा। आय की क्षमता बढ़ाने के लिए किसी नई संपत्ति का या नए प्लांट को स्टेबलाइज करोगे, है नहीं, पूंजीगत व्यय हो जाएगा। एक संस्था में गुप्त संचय का सृजन किया जा सकता है, तो गुप्त संचय का सृजन जो होता है, ठीक है, संपत्तियों का कम मूल्यांकन करके किया जाता है, अधिक ह्रास लगा करके किया जाता है। ठीक, आगे देखिएगा, आदत व्यय खाता। आदत व्यय खाता एक व्यक्तिगत खाता है, ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए ह्रास लगाया जाता है, तो ह्रास जो लगाया जाता है वो स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। ठीक है, जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं उनको एमोर्टाइज किया जाता है। आगे देखिए कोषागार द्वारा पारित बिलों का भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक भेजने से पूर्व दर्ज किया जाना चाहिए। तो जब हम कोषागार में बात करते हैं तो ये वित्तीय नियम 84 के अनुसार कोषागार द्वारा पारित की बिलों का भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक भेजने से पूर्व प्रपत्र GA-25 होता है, उसे भरना होता है। ठीक है, बिलों के नगद भुगतान को में उसे दर्ज कर लिया जाता है और इसे GA-25 में पंजीकृत किया जाता है भैया। आगे देखिएगा, कह रहे हैं सहायता अनुदान स्वीकृति प्राधिकारी आदेश की एक प्रति महालेखाकार को भिजवाने के साथ साथ किस विभाग को प्रेषित करनी चाहिए। तो सामान्य लेखा वित्त नियम 280 के अनुसार सहायता अनुदान स्वीकृति प्राधिकरण आदेश की एक प्रति महालेखाकार को भिजवाने के साथ साथ निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग को प्रेषित करता है। निदेशक जो है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित करता है, यानी 41 का पी हो जाएगा। आगे देखिए भैया 42, देखिए भैया निदेशक हो गया। अब देखिए 42 क्वेश्चन इंग्लिश में है, थोड़ा सा जरा देखिए। इन केस ऑफ स्मॉल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एनुअल ग्रांट अप टू 5 लाख अकाउंट ऑडिटेड by the approved panel of the finance department are accepted for the how many years is the panel of for audit and what is the maximum age of the auditor fix। तो ये कह रहे हैं कि जो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो आपका लो लेवल का इनकम अर्न करने वाली है, ठीक है, कोषागार में परीक्षण के दौरान जो है जब किसी 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली छोटी संस्थाओं के मामले में वित्त विभागों के अनुमोदन पैनल से लेखा परीक्षा किए गए लेखों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, लेखा परीक्षा हेतु पैनल कितने वर्ष के लिए होता है तथा लेखा परीक्षक की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है भैया, यानी कि इसमें लेखा परीक्षक की आयु कितनी निर्धारित की गई है और पैनल की अवधि कितनी होती है बताना हमें। तो सामान्य वित्तीय नियम 280 के अनुसार 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली छोटी संस्थाओं के मामले में वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल में लेखा परीक्षित किए गए लेखों को स्वीकार किया जाता है। कौन करता है? वित्त विभाग के अनुमोदित पैनल से लेखा परीक्षित किए गए लेखों को स्वीकार किया जाता है। लेखा परीक्षा हेतु पैनल प्रथम 3 वर्ष के लिए होता है और बाद में प्रत्येक बार 2 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तथा लेखा परीक्षक की अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है भैया, तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है, जरा कर लेना इसको कवर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं किसी भी गैर अर्ध सरकारी संस्था या सार्वजनिक निकायों के अनुदान स्वीकृत करने हेतु से स्वीकृति प्राधिकारी उस निकाय संगठन के लेखा परीक्षित विवरणों में से किसके आधार पर यह चिन्हित करेगा कि अनुदान दिया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं है। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम
280 के अनुसार किसी भी गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था या सार्वजनिक निकाय या संस्थाओं को अनुदान प्रत्यय स्वीकृत करने से पूर्व स्वीकृति प्राधिकारी उस निकाय या संगठन के लेखा परीक्षित विवरणों में से संबंधित निकाय के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे संबंधित निकाय में आय तथा व्यय लेखों या वित्तीय वर्ष को समाप्ति पर निकाय की बैलेंस शीट आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदान दिया जाना न्यायोचित है या नहीं है। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, आगे देखिएगा। सरकार को सहायता अनुदान में भुगतान प्राप्त करने वाले प्रत्येक निगम, बोर्ड, कंपनी, स्थानीय निकाय के लिए कहाँ व कौन सा खाता खोलना अनिवार्य है? तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम 279, सामान्य वित्तीय लेखा नियम 279 के अनुसार सरकार से सहायता अनुदान में भुगतान प्राप्त करने वाले प्रत्येक निगम, बोर्ड, कंपनी, स्थानीय निकाय, ठीक है, कोषागार में व्यक्तिगत विशेष खाता खोलना अनिवार्य है। इन सबको कोषागार में खाता खोलना अनिवार्य है। काय के संबंधित कोषागार में खाता खोलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। सामान्य वित्तीय लेखा नियम 71 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है भैया? तो सामान्य लेखा नियम 71 में स्वीकृति, भुगतान एवं भूत लक्ष्मी मजदूरी का प्रावधान है। भूत लक्ष्मी प्रावधानी, इसमें सरकारी कर्मचारियों को वेतन व भत्ते या रियायतों को मंजूरी से संबंधित वित्तीय स्वीकृति को 3 वर्ष से अधिक का भूतकालीन लाभ नहीं दिया जाएगा। पदों को भूत लक्षित प्रभाव से सृजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? 45 का सी, भूत लक्ष्मी, भूत लक्ष्मी। ठीक, आगे देखिए भैया। खातों का वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है। खातों का वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है तो यह लेखों की प्रधान बही होती है भैया। यानी 46 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कोषागार में प्रेक्षण के दौरान या कोषागार से सिक्कों आदि में से रोकड़ की हानि के प्रत्येक मामले की सूचना दी जाएगी। ठीक है, तो ये कोषागार में प्रेषण के दौरान या कोषागार से सिक्के आदि से रोकड़ की हानि के प्रत्येक मामले की सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी। वर्तमान में कुल 41 कोषागार हैं भैया। हाँ, वर्तमान में कुल 41 कोषागार हैं, तो ये 47 का सी हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है? √3 नहीं है, √5/7 नहीं होगी, √16/25 नहीं होगी, √16 64/16 ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका 64 को 16 से भाग देंगे 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ओके, हाँ, एक संख्या जो कि 16a/b के रूप में लिखी जा सकती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा बेटा। हाँ,
ये कह रहे हैं भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो एक तो है भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, ठीक है, और जो शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। तो भाजक और शेषफल का अंतर जो देखते हैं हम, तो 15 और 7 8 का अंतर हो गया, 25 और 17 का अंतर 8 हो गया, ठीक है, यानी कि सब में 8 8 अंतर आ रहा है। तो 15, 25, 35, 45, ठीक है, जो है इनकी जो अभिष्ट संख्या होगी उसका जो होगा वो -8 अगर कर दें तो इन सब संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाएगी वो, समझ रहे हैं? अगर -8 कर दूं, अगर ये -8 नहीं हो तो सीधी सी बात है 8 का अंतर है तो सभी में से विभाजित हो जाएगी वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी अभिष्ट संख्या निकालते हैं भैया। इनकी क्या निकालते हैं, 15, 25, 35, 45 का ले से लेते हैं। तो 15, 25, 45 का ले से लेने के बाद में 8 घटा देंगे तो वो संख्या हमें पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या होगी, है नी। तो 15, 25, 35, 45 को पहले 3 से डिवाइड करते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 25, 35, 45। फिर 5 से करते हैं तो आता है 1, 5, 7, 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3, 5, 5, 7, 3, तो ये आएगा 1575। और 1575 में से 8 माइनस कर दो तो ये 1567 आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भैया, ये कह रहा है 2x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 7 का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 2x की पावर 2 माइनस 8 प्लस 7, ठीक है, हम इसे टुकड़ों में बांट लेते हैं भैया। 2 कॉमन ले लिया हमने तो अंदर बचेगा x² माइनस 4x प्लस 7/2। अब अगर मैं 4 जोड़ दूं और 4 घटा दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट के अंदर 4 जोड़ देता हूं, 4 घटा देता हूं तो अंतर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर 2 ब्रैकेट शुरू, x² माइनस 4x प्लस 4x प्लस 7/2 माइनस 4। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ठीक। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखो x² माइनस 4x प्लस 4, तो ये किस फॉर्म में आ गया, x माइनस 2 की पावर 2, है नी। तो 2 बड़ी ब्रैकेट शुरू, छोटी ब्रैकेट शुरू, x माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आगे, ठीक है भैया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो x की पावर जब लेंगे x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2, ठीक। तो एक बार तो x की मान आ रहा 2 और एक बार आ रहा 0, तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। न्यूनतम संख्या 0 और 1/2 हो जाएगी माइनस के, ठीक है, तो -1, ठीक। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 2 और -1, 2 और -1। आगे देखिए, एक वृत्त की परिधि है, चिन्ह अंकित है, प्रत्येक 2 चिन्हों के बीच की दूरी 1.1 सेंटीमीटर है और वे 45 मिनट के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या
वृत्त के दो चिन्हों के बीच की दूरी को हमने L मान लिया, जो कि 1.1 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ होता है थीटा 45 जो होता है, थीटा 45 का मान होता है 45/60, यानी 3/4, 3 अंश/4। ठीक, तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगी भैया, लेंथ का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला θ/360 गुणा 2πr। तो इसको बेटा फिट कर देते हैं 3, ठीक है, तो 3/4 है नी, 3/4 गुणा थीटा का वैल्यू हो गई 360 गुणा 2 गुणा 22/60 गुणा r। ठीक, तो ये 101.1 बराबर ये आ जाएगा 101 बराबर 3/4 गुणा 360 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा r, अपोन में 4 गुणा 360 आ गया, और इनकी गुणा में 2 गुणा 22/7 गुणा r। जब r की वैल्यू निकालेंगे तो पक्षांतर करने पर संख्याएं पलट जाती हैं। तो 1.1 गुणा 4 गुणा 360 गुणा 7/3 गुणा 2 गुणा 22। ठीक, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा 84 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कमरा 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है भैया, और 6.5 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 3 मीटर 3 गुणा 1.4 मीटर का एक दरवाज़ा और 2 गुणा 1 मीटर की माप वाली 3 खिड़कियां हैं। इसकी आंतरिक दीवारों पर सफ़ेदी करनी है। एक ठेकेदार 5 रुपये 25 पैसे प्रति मीटर की दर से सफ़ेदी करने का कुल खर्च है। तो ठेका लेता है, उसका खर्च बताना भैया। सीधी सी बात है, पहले हम क्या करते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेते हैं और आंतरिक दरवाजे का क्षेत्रफल और खिड़कियों का क्षेत्रफल जो है इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आ जाएगा सफ़ेदी कराने की कुल क्षेत्रफल निकल आएगा, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भैया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, 2 गुणा लंबाई 2 गुणा ऊंचाई, ठीक है, 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट शुरू, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो कमरे का हो जाएगा। ठीक है, दरवाजे का निकालेंगे तो दरवाजे का निकालने के लिए क्या है भैया, 3 गुणा 1.4 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, ये हमारी खिड़की का भी निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 108 माइनस 10.2 बराबर 97.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 97.8 की गुणा 5.25 से करेंगे तो 513.45 इसका आंसर हो जाएगा। 513.45 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर एक लोहे के ठोस बेलन से 2 मीटर त्रिज्या की ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो पहले लोहे के ठोस बेलन का आयतन निकाल लो, πr² h से। तो πr² h पाई ऐसी रहने दो, 4 की गुणा 2, 4 की गुणा 4 से 4 की घात 2 हो जाएगा ना, 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 मतलब 16, और भैया कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई है 16, तो पाई गुणा 16 गुणा 16, ठीक, यानी 256 पाई हो जाएगा। अब गोली का आयतन जो होगा वो कितना होगा, गोली का आयतन निकालने के लिए, ठीक है,
गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भैया, तो 4/3 पाई आर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 4/3, ठीक है, 4/3, 2 मिमी का मतलब हो गया 2/10, 2/10, 2/10, ठीक। तो ये इस तरह से जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इसका आयतन निकालेंगे तो ये 32 पाई आ जाएगा। अब जब हम 256 को 32 पाई से भाग देंगे, है नी, 232 0.032 पाई आएगा इसका आंसर। तो जब हम भाग देंगे, गोलियों की संख्या निकालेंगे, तो बेलन का आयतन बटे गोली का आयतन, तो हम क्या करेंगे, 256 की गुणा, है नी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 3000 हो जाएंगे ना। गोली का तो जो आयतन आया था वो आएगा आपका 32/3000, 32/3000 पाई। और जब हम 256 पाई बटे 32/3000 पाई करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 256 गुणा 3000/32, ठीक। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 24,000 गोलियां निकल आएगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, एक नल टंकी 3 घंटे में भरता है, ठीक है, और तल वाला नल 1 घंटे में खाली करता है 1/B। तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। 1 घंटे में टंकी में आए पानी का भाग जो होगा वो 1/A भाग होगा। तो दोनों नल जब खोले जाएं तो 1/A बराबर 1/C माइनस 1/B होगा इसका राइट आंसर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति 2 गायों को 4200 रुपये में खरीदता है नी, उनने 2 गाय 4200 रुपये में खरीदी। दूसरी गाय का क्रय मूल्य हमें नहीं पता कितना, पहली गाय का कितना ये भी नहीं पता। तो मान लिया पहली गाय X में खरीदी, तो दूसरी गाय 42 माइनस X हो गई, 42 तो माइनस X हो गई। अब ये कह रहे हैं कि एक गाय तो उसने 15% के लाभ पर बेची और दूसरी गाय 10% की हानि पर बेची, तो X गुणा 115/100 प्लस ब्रैकेट में 4200 माइनस X/100 गुणा 90, ठीक। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 115X/100 प्लस, जब इसका करेंगे तो 3,78,000 माइनस 90 X/100, जब इनका कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 115X बराबर 4200। तो ये 115X प्लस 378 माइनस 90 बराबर 4200, ये कॉमन आ जाएगा 4200 गुणा 100 से कर देंगे, 4200 गुणा 100 तो 4,20,000 आ जाएगा। अब इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है भैया, तो देखिएगा ये 115X में से 90X घटाएंगे तो 25X आएगा, और 3,78,000 को 4,20,000 में घटा देंगे तो 42,000 आएगा। तो 25X बराबर 42,000, X बराबर 1,680, तो पहली गाय जो है वो 1,680 रुपये की बिकी, ठीक, 1,600। आगे देखते हैं भैया, यदि हम ब्रांडेड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर को इंस्टॉल करना होगा। तो क्या होगा, ये राउटर होता है, ये असल में राजदर गलत लिखा हुआ, राउटर होता है, राजदर नहीं होता, राउटर होता है, ठीक है, हाँ राउटर होता है, राउटर्स बोलते हैं इसको,
और राजदार नहीं है, राउटर्स होता है ये इंग्लिश में ठीक कर देता हूं मैं, राउटर्स होता है। हाँ जी, अगला देखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, अब ओपेरा इत्यादि उदाहरण हैं। तो जो ओपेरा वगैरह उदाहरण हैं ये असल में ब्राउज़र है। क्या है ये? ब्राउज़र है भैया। ये क्या है? ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सब के सब क्या है भैया? एक ब्राउज़र के उदाहरण हैं। ठीक है। हाँ, वेब ब्राउज़र को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की श्रेणी में रखा गया है। www वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत इसका उपयोग रिसोर्स प्राप्त करने, प्रेजेंट करने तथा ट्रेवर्सिंग हेतु किया जाता है भैया। ठीक है। आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं इंटरनेट की उत्पत्ति जो हुई है वो आरपा नेट से मानी जाती है, आरपा नेट से। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है जिसमें टीसीपी और आईपीसी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इससे मुख्य रूप से मिलिट्री रिसर्च के लिए प्रयोग किया गया। मिलिट्री, हाँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरपानेट। यूनिवर्सल रिसोर्सेज आइडेंटिफायर, ठीक है, यूआरएल, यूआरएल, ठीक है भैया। ये क्या है भैया? यूआरएल। तो यूआरएल क्या है भैया? ये पेज लोकेशन को आइडेंटिफाइड करता है, पेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। सर्च इंजन इंफॉर्मेशन के लिए अनेक सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है। ठीक है, तो ये 60 का ए हो जाएगा, मेटा। ठीक है, हाँ, मेटा सर्च इंजन इंफॉर्मेशन के लिए अनेक सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है। मेटा सर्च इंजन अन्य यूजर्स से इनपुट लेता है और क्वेरी को अन्य सर्च इंजन के लिए भेजता है भैया, है नी। ये कह रहा है सामान्यतः वेब एड्रेस कहाँ स्थित होता है? सामान्यतः वेब एड्रेस जो होता है यूआरएल पर होता है भैया, यूआरएल। हाँ, यूआरएल अभी मैंने बताया था। आगे बात करते हैं। वेबसाइट के अंतर्गत लोकेशन या अन्य डॉक्यूमेंट में कनेक्शन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। तो हाइपरलिंक जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, वेबसाइट के अंतर्गत लोकेशन या अन्य डॉक्यूमेंट में कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट से संबद्ध है? तो इंटरनेट से संबद्ध क्या है भैया? इसमें बताना है होम पेज, माउस, डिजिटाइजर, डंब टर्मिनल। तो यहाँ पर बात आती है डिजिटल टर्म की। तो डिजिटल टर्म में जो है क्या होता है असल में, इनमें से 63 में जो है आपका ए आएगा, होम पेज। क्योंकि जब हम इंटरनेट को चलाते हैं
तो वो इंटरनेट होम पेज से ही ओपन होता है, इंटरनेट से संबद्ध होता है नहीं, होम पेज पर ही जाना पड़ता है, होम पेज के बिना। इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जन्मदाता जो है वो वास्तव में विंटल ची सर्फ है, ठीक है, विंटल ची सर्फ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डायल अप इंटरनेट एसेस का लाभ है, तो ये होता है भैया, ये प्रचलित टेलीफोन सेवा का उपयोग करती है बेटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी कभी सर्च इंजन पूछ लिए जाते हैं, तो याहू, गूगल, MSN, ये सब क्या है? सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन है ये, ठीक है। चलिए अपनी तैयारी में लगिएगा भैया, देखता हूँ इंशाल्लाह फिर आगे लिए आपके लिए कोई कोशिश करता हूँ नया कुछ लाने की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नए सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।